मैं पूछता हूं कि इतना बड़ा वाकया पहले हुआ था और उसमें हमारे 40 सिपाही मारे गए थे, तो फिर टॉक क्यों नहीं हुई आज तक? और उसके बाद भी हमारा पाकिस्तान से आना जाना, हमारे रिश्ते पाकिस्तान से अच्छे रहे। और प्रधानमंत्री जी एक बार तो खुद ही चले गए, बिना बुलाए हुए चले गए। देश की जनता पूछ रही है आप वहां कैसे पहुंच गए? और उसके बाद फिर अभी इतना बड़ा हुआ है। और अगर टॉक नहीं करना, अगर अगर इसी तरह से किसी की चौधराहट देश में चलेगी अमेरिका की, उनकी उनके बोलने पर हम लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे, तो फिर इसके पहले उनके मध्यस्थता करके बात क्यों नहीं शुरू कर दी गई? और जब सारा देश तैयार था, पूरे लोग कहें, पूरे अपोजिशन, पूरी 140 करोड़ लोग कहते हैं अब की बार आतंकवाद के खिलाफ जो कदम उठाया उसको आर पार कीजिए, फिर आप रुक गए। देश जानना चाहता है ये है क्या? आप टेरर, आप टॉक करेंगे? टॉक पहले करना था। और जब टॉक नहीं करना था, तो जो जिस तरह से हमला हुआ था, फौजियों को आगे बढ़ाना था और उसको आर पार कर देना था, ये हमारा मानना है। तो लेकिन अगर बात में वो ये भी कहते हैं कि एक तरफ खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, सिंधु जल करार की भी वो बात करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ बात अभी जो होगी सीधी सीधी बात होगी, पीओके में बात होगी, आतंकवाद की बात। ये डायलॉग है, ये डायलॉग है, खून नहीं, खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा, टॉक एंड टेरर एक साथ नहीं चलेगा। अरे सब कह रहे हैं टेरर, जब टेरर के खिलाफ कदम उठाया तो अपने को आर पार करना चाहिए था। अब टॉक करेंगे इतने दिनों के बाद, क्या टॉक होती? मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि मध्यस्थता किसी की लेना था, पहले करनी थी। और देश की जनता पूरी तैयार थी, तो आपको पूरा आर पार करना चाहिए था। और अभी जब कुछ होगा, पहले तय हो जाना चाहिए कि आज के बाद से जब सुबह हम टीवी खोलें, जब सुबह अखबार पढ़ें, हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से कि देश में, कश्मीर में जब देखो तब आतंकवादी हमला हो रहा है, हमारे फौजी कभी मारे जा रहे हैं, कभी आतंकवादी मारे जा रहे हैं, एक माहौल खराब है। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद और नोटबंदी होने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अगर 50 दिन मुझे दीजिए, 50 दिन में अगर इसका फायदा नहीं हुआ तो किसी चौराहे पर भी मुझे बुलाकर जो चाहिए सजा दीजिएगा। कौन सजा देगा आपको? वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। आज 370 खत्म होने के बाद, नोटबंदी खत्म होने के बाद अभी तक तो कोई मामला बदला नहीं। क्योंकि आपने डोनाल्ड ट्रंप का भी मुद्दा उठाया, ये एक सवाल है जो विपक्ष लगातार उठा रहा है। और कल पीएम ने संबोधन किया, कई मुद्दों पर बात की, लेकिन इस पहलू पर उन्होंने बात नहीं की। आपको लग रहा है कि किसी प्रकार के दबाव में है? नहीं, आप सोचिए ना कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते रखें या नहीं रखें, लड़ाई करें या टॉक करें, ये सब क्या हमको अमेरिका गाइड करेगा? इसीलिए हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब कहते थे कि भारतवर्ष, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, इन सब का एक महासंघ बनना चाहिए। ये जो चौधराहट जो है ना अमेरिका की, वो खत्म होना चाहिए। अगर हम इस खित्ते के लोग एक साथ जमा हो जाए, हमारा आना जाना हो जाए, हमें जो है एक साथ इनका पासवर्ड खत्म हो जाए, ऐसी कुछ रणनीति बन जाए और हम इन खित्तों में सबसे ज्यादा ताकतवर भारतवर्ष है, इसमें भारतवर्ष की अगुवाई चलेगी, तो हम समझते हैं कि हमें अमेरिका और किसी मुल्क के मध्यस्थता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अमेरिका दुनिया में जो चाहे कर ले। एक बार उनका फॉरेन मिनिस्टर आता है तो एक बार पाकिस्तान जाएगा और कहेगा कि आने के बाद कहेंगे उनके मिनिस्टर की कि पाकिस्तान ने इतने जहाज खरीदे, इतने खरीदे, फिर हमको उत्साहित करेंगे, फिर हम वो जहाज खरीदेंगे, फिर यहां आएंगे, फिर पाकिस्तान जाएंगे। ये क्या मतलब इसका है? भारतवर्ष एक मजबूत देश बनना चाहिए, एक मजबूत देश है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं जो है घुटने टेक रहे हैं अमेरिका के सामने। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री के भाषण के पहले ही उन्होंने कह दिया कि हमने दबाव बनाया कि अगर आप हमसे व्यापार चाहते हैं तो पहले आप युद्ध रोकें, उसके बाद ही हम आपसे व्यापार कर पाएंगे। क्या ये दबाव के चलते युद्ध रुका है? डिप्लोमेसी फेल हुई है? ये हमारे भारतवर्ष की जनता का अपमान है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और इतनी उनकी जो रणनीति थी, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी, वो ऐसी पॉलिसी होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो पॉलिसी बन रही है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। सर, विपक्ष लगातार स्पेशल सेशन की मांग कर रहा है। कह रहे हैं कि पहलगाम अटैक के बाद और अब जिस तरीके की वॉर लाइक सिचुएशन थी, उसके बाद कई सवाल हैं जो अभी तक जिसके जवाब नहीं मिले हैं, इसलिए पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाहिए। लेकिन शरद पवार सीनियर नेता है, वो कहते हैं कि इससे कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होंगे। आप ऑल पार्टी मीटिंग कर लीजिए लेकिन सेशन नहीं बुलाइए। आपका क्या मत होगा?
देखिए भाई, ये तो श्री अखिलेश जी तय करेंगे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार तो बैठना जरूर चाहिए, सबको एक साथ बैठ के बात तो करना चाहिए, ताकि जो दिलों में लोगों का आशंका है, जो लोगों को शक शुबा है, जो सवाल लोग उठाना चाहते हैं, उसका जवाब उनको मिल जाए, ताकि सबके सब सेटिस्फाई हो जाए। इसके अलावा सर एक्चुअली सवाल है वाशिम से जुड़ा हुआ, वहाँ दो गुटों में पथराव की और आगजनी की स्थिति देखी, शायद हिंदू मुस्लिम का कोई मामला सामने लगता है फौरी तौर पे। क्या कहेंगे कि छोटे छोटे इलाकों में ऐसी घटनाएं फिर बढ़ती हैं? नहीं, ये लगातार बढ़ रही घटनाएं, लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कश्मीर में आतंकवादियों ने धर पूछ के मारा है, मैंने पहले भी कहा है, तो वो तो दुश्मन मुल्क के लोग हैं, वो हमारे देश की शांति को खत्म करना चाहते हैं। उसी तरह से मेरे देश में रोजाना आज कई सालों से धन पूछ के मुसलमानों को मारा जा रहा है। आप देखिए, मस्जिद में घुस के मस्जिद तोड़ी जा रही है, मस्जिद में घुस के कुरान शरीफ जलाया जा रहा है। अभी सांता क्रूज के अंदर एक औरत का बुरखा पहन के धड़ल्ले से एक आदमी कहता है कि तुम जय श्री राम बोलो, नहीं तुझे पाकिस्तान भेज देंगे। और ऐसा नहीं है कि वो छुप के कह रहा है, वो उसकी वीडियो भी बना रहा है, वीडियो बना के भेज भी रहा है। और रोजाना ये हो रहा है। आप बताइए मुझे, मैं अगर आपसे कहूं कि धर्म पूछ करके लोगों की मस्जिदों में नमाज पढ़ने को रोका जा रहा है। हमारे हिंदू भाइयों को जितने त्योहार होते हैं, मैं किसी का अपोज नहीं कर रहा हूं, अगर चाहे गणपति होती है सड़क पे होती है, अगर चाहे जितने भी त्योहार होते हैं सब सड़क पे होते हैं। वो कोई वीआईपी आता है, सड़क रोक दी जाती है, कोई फॉरेन का वीआईपी आया, सड़क रोक दी गई। अगर मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए सड़क पर तो नहीं, अपने मोहल्ले में जहां मुस्लिम कम्युनिटी है जिसको कोई एतराज नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट के लिए खड़ा होता है, तो आप कहते हैं कि नमाज पढ़ेंगे तो आपको मुकदमा केस होगा, और अपनी छत पर भी नमाज पढ़ेंगे, अपनी छत पर जो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है पढ़ेंगे तो आपका पासपोर्ट और आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। जब ये चीजें सरकार बोल रही है तो निचले तबके के लोग जो है उनका हौसला बुलंद हो रहा है, वो कहते हैं हम मस्जिद में घुस के मारेंगे और मार भी रहे रोजाना। तो अब मैं प्रधानमंत्री जी और देश के उन लोगों से जो जिम्मेदार, उनसे कहना चाहता हूं कि दुश्मन मुल्क ने जात पूछ के मारा तो हमारा सारा मुल्क तैयार हो गया कि उनको नेस्त नाबूद कर दो। और इसी मुल्क के रहने वालों से रोज जात पूछ के मार रहे हैं, तो आप उस पर कोई जवाब क्यों नहीं, आप उससे मना क्यों नहीं करते, उस पर केसेस क्यों नहीं करते आप? तो वहीं दूसरी तरफ आज पंतप्रधान मोदी जो है एयरफोर्स बेस जाते हैं, ऑफिसर्स से मिलते हैं, तो अब क्या कहीं ना कहीं यहाँ पे अब बीजेपी की इमेज जो है अच्छी करने की कोशिश की जा रही है, फोर्सेस से मिल रहे हैं, वही जो पहला रवैया यूज किया था। ये सब जो है ना, ये सारी चीजों को जो पॉलिसाइज किया जा रहा है, सबको इससे राजनीति में अपना मदद लेने की कोशिश की जा रही है। ऐसी चीजें, ये देश में कर्ज कितना बढ़ गया, चाइना के लोग हमारे बॉर्डर में घुसकर हमारी जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बहुत सारे इशू देश के अंदर हैं, देश की प्रॉपर्टी बिकती जा रही है। इन सब चीजों की बात ना करके सिर्फ और सिर्फ अपनी वो दिखाना कि एयरबेस पे गए, उनसे मिले, और अब जो है हमने जो है पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई किया, एक साथ खून और पानी नहीं चले, ऐसी बातें करके ना सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में फायदा लेने की बात हो रही है। मैं समझता हूं कि जब 2014 के बाद देश की स्थिति इसी तरह की होती जा रही है। सर, आप एक संवेदनशील मामले को पॉलिटिसाइज करने की बात कर रहे हैं, वहीं सूचना यूबीटी ने सामने एडिटोरियल में कहती है कि भाजपा के तमाम नेता वीर सावरकर को अपना नेता मानते हैं, उनकी विचारधारा को अपना मानते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा जो कि अखंड भारत था वो अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। एक मौका उन्हें मिला था पीओके में एंटर करके अखंड भारत बनाने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसमें विफल हो गए। नहीं तो बात तो सही है ना, अखंड भारत तो था, एक जमाने अखंड भारत था, जिनके जमाने अखंड भारत था, अगर मैं उसका नाम ले लेता हूं तो मुझे तो सस्पेंड कर दिया जाता है असेंबली से। और जब एक वक्त मिलता है कि जो लोग देश को कमजोर कर रहे हैं उनको सबक सिखाने का मौका मिलता है, तो हम लोग पीछे हट जाते हैं, तो अपोजिशन को बोलने का चांस तो मिलता है ना। सर, आप डीसीएम अजीत पवार से मिले, किस बारे में बातचीत हुई? क्या बीएमसी इलेक्शंस भी एक मुद्दा था? हमारा मुद्दा यह था कि मुंबई में एक एरिया है मानकू शिवाजी नगर, मुझे खुद आदरणीय अजीत पवार साहब ने कहा था कि मैं सोच नहीं सकता कि हमारे राज्य में मुंबई के अंदर एक ऐसा एरिया है जहां लोगों को चलने की जगह नहीं है, सारी दुश्वारियां हैं, वहां पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, कैसे है ये जगह यहाँ तक ऐसी पड़ी हुई है। तो मुझे लगा कि हाँ अजीत पवार साहब कुछ करेंगे। मैंने कहा सर, मुझे 3 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, कोई फंड नहीं आ रहा है, गलियां बर्बाद हो चुकी हैं, लोगों को चलने की जगह नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, डेवलपमेंट फंड दीजिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम देंगे, उसी लिए गया था मैं। लेकिन अभी कहने की क्या करें, अभी लाडली बहना में सब पैसा चला गया और पैसे है ही नहीं, खजाना पूरा खाली है। तो उन्होंने फोन लगाया उन्होंने अपना
हमारे आदरणीय गगरानी साहब को कि भाई ये अबू आजमी की शिकायत है, ये इस पे काम करो। तो आनंदपुरा गगरानी साहब कहीं फॉरेन चले गए हैं, अब जब आएंगे तो मीटिंग होगी। तो सर आपको सकारात्मक जवाब मिला या नहीं मिला? नहीं, जवाब ये मिला ना कि वेट एंड वॉच। क्या उन्होंने कहा